हेलो लर्नर्स। आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा साथी में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम से संबंधित जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें तथा फॉलो करें। लर्नर्स, आज हम अपनी सीरीज सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हुए अधिनियमों की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार का स्वरूप क्या है और मानव अधिकार के क्षेत्र क्या क्या हैं तथा इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है और मानव अधिकार के समक्ष संकट एवं चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव अधिकार क्या है। तो वे सभी अधिकार जो व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़ा हुआ है तथा जो मानव होने के नाते उनके प्राकृतिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, वे मानव अधिकार हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वे सभी अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़ा हुआ है और उनके प्राकृतिक अधिकार है और भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब यूएनओ ने अपनी परिभाषा दी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने कहा है ऐसा अधिकार जो मानव को जाति, धर्म, भाषा, लिंग एवं राष्ट्रीयता या अन्य किसी प्रकार से भी बिना भेदभाव के प्राप्त अधिकार मानव अधिकार है। तो मतलब ऐसा अधिकार जो मानव को बिना किसी भी भेदभाव के प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। आप अगर यूएनओ के अनुसार लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो कोशिश करिएगा आप इस परिभाषा को जरूर मेंशन करें यदि मानव अधिकार के बारे में लिखने के लिए आता है। ठीक है, अब देखिए मानव अधिकार का स्वरूप। तो मानव अधिकार का स्वरूप, मानव अधिकार मानव जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, जिसे हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और इन रूपों में हम देखेंगे मानव अधिकार के स्वरूप। तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं, फिर आर्थिक क्षेत्र, फिर राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और अन्य। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल को शामिल करते हैं, जो मानव अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य, मतलब बिना किसी भेदभाव के व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य का अधिकार। राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं नागरिकता, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो मतलब बिना किसी भेदभाव के मानव को नागरिकता प्रदान करना, वोट देने का अधिकार देना, चुनाव अधिकार देना, ये सब राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में देखते हैं धर्म, विश्वास, परंपरा और आस्था, मतलब किसी भी मानव को किसी भी धर्म या किसी भी पर विश्वास करने पर हम बाधित नहीं कर सकते, वो उसका मानव अधिकार है। या अन्य भी देखते हैं जो व्यक्ति को गुणवान बनाए, जैसे कि मनोरंजन और पर्यटन, ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानव अधिकार के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो मानव अधिकार के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी में हम राजनीतिक अधिकार को शामिल करते हैं, जो नागरिकता, चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार। द्वितीय श्रेणी में हम सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार को शामिल करते हैं और तृतीय क्षेत्र में वे सभी अधिकार जो व्यक्ति को गुणवान बनाए, जैसे कि मनोरंजन, पर्यटन आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं तथा 43 धाराएं हैं। तो अब हम इनको आगे देखते हैं कि कौन से अध्याय में क्या दिया गया। पहले अध्याय में प्रारंभिकी है। ठीक है, पहले अध्याय में प्रारंभिकी है, जिसमें 2 धाराएं शामिल हैं, 1 और 2। धारा 1 और 2। धारा 1 के अंतर्गत क्या है, संक्षिप्त नाम, मतलब अधिनियम का नाम क्या होगा। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। विस्तार कहाँ कहाँ होगा, संपूर्ण भारत में। और प्रारंभ कब हुआ, तो अधिनियम की शुरुआत 28 सितंबर 1993 से हुई। धारा 2 में हम देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, परिभाषा। ठीक है, विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें एक है मानव अधिकार। मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से जुड़ा हुआ ऐसा अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रत्याभूत किया गया है और जो अंतरराष्ट्रीय संविदा का भाग है तथा भारतीय न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो मानव अधिकार क्या है, जो
व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से जुड़ा हुआ है और ऐसा अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत अर्थात लागू किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय संविदा का भाग है और भारतीय न्यायालय में प्रवर्तनीय है मतलब कि इसे लागू किया जा सकता है, मतलब ये भारतीय न्यायालय में लागू किया जा सकता है। और दूसरी परिभाषा हम देखते हैं सशस्त्र बल। तो अधिनियम के अनुसार सशस्त्र बल से आशय थल सेना, जल सेना और वायु सेना से है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आने वाली अर्ध सैन्य बल जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की परिभाषा दी गई है इस अधिनियम के तहत, जिसमें बताया गया है ऐसा प्रसंविदा जो 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया है और जो मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में किसको शामिल किया जाता है? जो 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया हो और वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। तो हम ये तीनों परिभाषाओं को याद करेंगे क्योंकि अधिनियम के अनुसार इस मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए या सशस्त्र बल को परिभाषित कीजिए या अंतर्राष्ट्रीय संविधा को परिभाषित कीजिए, ऐसे प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो हमें इसे याद कर लेना चाहिए। अब देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 3 से 11 तक उल्लेखित है। तो धारा 3 में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति, पदमुक्ति, उनका कार्यकाल, ठीक है, ये विभिन्न धाराओं में है। तो धारा 3 गठन, धारा 4 में नियुक्ति दी गई है, धारा 5 में पदमुक्ति, धारा 6 में कार्यकाल, धारा 7 में कार्यवाहक अध्यक्ष, धारा 8 में सेवा एवं शर्तें, धारा 9 में रिक्तियां, धारा 10 में विनियम और धारा 11 में अधिकारी एवं कर्मचारी। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप इन धाराओं को याद कर लें, आप इसे अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद कर लें और कल की क्लास में हम इन धाराओं के अंतर्गत उल्लेखित चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे हुआ है और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी पदमुक्ति कैसे होती है, का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो इस प्रकार हम इन धाराओं को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।